हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सलोनी क्वेस्ट में। जैसा कि साथियों आज है 5 जुलाई और 5 के वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 जुलाई 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले जैसा कि हम लोग बात करेंगे आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया गया है? तो पीएम मोदी को अभी जैसा कि घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। कौन सा ऑर्डर? ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया गया है। कल के वीडियो में मैंने जैसा आपको बताया था कि ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं 5 देशों की यात्रा में गए हुए थे और ऐसा मैंने आपको ये भी बताया था कि अब इनमें से किसी देश से कोई ना कोई इनको अवार्ड, नागरिक सम्मान जरूर मिलेगा वहां का। तो जैसा कि शुरुआत हो चुकी है घाना से, अभी 4 देश बचे हुए हैं। अब तो लग रहा है कि इन 4 में से कोई एक और जरूर मिल जाएगा। खैर, घाना का अगर बात करें तो इनको मिला है सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ घाना, ये पूरा नाम है इनका। अभी तक पीएम मोदी को विदेशों से 24 बड़े सम्मान मिल चुके हैं जैसा कि, और 24 देशों के जो नागरिक सम्मान मिल चुके हैं। अब 24 देशों के जो नागरिक सम्मान अगर हम बात करें जो मिले हुए हैं उनकी, तो ये आपको याद रखना होता है। और किसी भी विदेशी लीडर का कोई कितने अवार्ड नहीं मिले हैं अगर हम बात करें अभी तक की, सबसे ज्यादा अवार्ड मिले हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को। जैसा कि अब ये 2 से 9 जुलाई तक 5 देशों की यात्रा पर हैं। घाना, तिरंदाज, टोबागो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया, ये 8 दिवसीय तौर पर हैं जैसा कि पीएम मोदी जी। अब घाना की अगर बात करें हम लोग तो राजधानी अकड़ा होती है। घनाई छड़ी ये यहाँ की मुद्रा होती, मतलब जो क्या मुद्रा होती है। महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप, जिसमें ये घाना पड़ता है देश। यहाँ का पूछा जाएगा क्योंकि पीएम मोदी यहाँ पर विजिट पर गए हुए हैं और यहाँ से इन 5 देशों की जो राजधानी और मुद्रा आपको याद रख लेनी है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कहीं से भी। मुद्रा जैसे घनाई है यहाँ की और अफ्रीका महाद्वीप है और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जैसा कि महामा जी। अब घाना को एक बार देख लेते हैं हम। घाना की हम बात करें तो आप अगर जैसे लोकेशन मैप ऑन करोगे ना जब गूगल मैप, तो आप जाओगे अफ्रीका लोकेशन पे देखना आप, वहां पर आपको दिखेगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। वहां पर जैसे कि सबसे पहले मिस्र दिखता है सबसे टॉप पर, फिर धीरे धीरे आप वेस्टर्न साइड में आओगे ना इधर आपको तो नाइजीरिया दिखेगा, टोबैगो दिखेगा और उसके बाद दिख जाएगा आपको घाना। छोटा सा देश है घाना, ये बुर्किना फासो के नीचे है जैसा कि घाना। और घाना की राजधानी जैसे अक्रा। अब पीएम मोदी जी को अगर हम बात करें तो जो रिसेंट अवार्ड मिले हैं उनको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। टोटल जैसा कि आप जानते हो 24 अवार्ड मिल चुके हैं, लेकिन अब टोटल 24 तो अभी हम नहीं रिवाइज कर सकते, लेकिन जो लेटेस्ट हैं उनको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि जो अवार्ड दिए गए हैं, दिखाए गए हैं उनको। तो जैसे कि हमारा ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर जो ये अभी मिला है स्टार ऑफ द घाना 2025 में मिला है पीएम मोदी जी को। उसके बाद दूसरा अगर हम बात करें तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड, ये साइप्रस देश से मिला है 2025 में मोदी जी को मिला है। पिछले महीने ही जून में जब भारत के प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा पर गए थे, पहले साइप्रस गए, फिर उसके बाद G7 में हिस्सा लेने कनाडा गए थे, फिर लौटते समय इन्होंने क्रोएशिया आते हुए देशों की यात्रा में साइप्रस में मिला था इनको ये सम्मान। अब 5 देशों की यात्रा में जैसे कि अभी घाना से अभी तक मिला हुआ है इनको ग्रैंड कमांडर ऑफ द जो ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशियन, ये मॉरिशस के द्वारा दिया गया है। और ऑर्डर ऑफ द जो मुबारक अल कबीर कुवैत द्वारा दिया गया है। मित्रा विभूषण श्रीलंका द्वारा दिया गया था। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुयाना के द्वारा। ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, ये जैसा कि बारबाडोस देश के द्वारा दिया गया है, 2024 में मिला था। वहीं पर अगर हम बात करें तो ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, तो ये नाइजीरिया के द्वारा मिला हुआ है। इसको भी मिला था, ये भी मिला था 2024 में जैसा कि, और अभी जैसा कि हमने आपको बताया कि 2025 में घाना का जो मिला है लेटेस्ट है, रिसेंट वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के हेड कोच ने अपने पद से इस्तीफा दिया, उनका नाम क्या है? तो जैसा कि भारतीय फुटबॉल टीम के जो हेड कोच हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, या कहें कि एक प्रकार से उनको इस्तीफा दिलवाया गया है जबरदस्ती। इनका नाम था मनोलो मार्केज। मनोलो मार्केज को 2 साल के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन अभी इनको 1 साल पहले ही अपना पद छोड़ना पड़ रहा है। क्यों?
क्योंकि इन पर ना काफी आरोप थे अभी तक की। इन पर देखो आपसी सहमति बन नहीं पा रही थी इनकी, इन पर कोई जो बहुत सारी आलोचना मतलब जैसे कि इन पर पाबंदी मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जा रहे थे कि ये अच्छा नहीं कर पा रहे, इनकी बुराइयां हो रही थी, तो इनको सामना हो रहा था इनका। इस वजह से इन्होंने ना इनको प्रेशराइज दिया गया कि भैया तुम अब पद छोड़ दो, अब तुम यहाँ से जाओ, मतलब ये पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहे थे अच्छी, इंडिया टीम को ठीक से कुछ सिखा नहीं बताया, मतलब दिखा नहीं पाए कुछ परफॉर्मेंस जून 2024 में। तो इनको 2 साल के लिए नियुक्त किया गया था जैसा कि, और 1 साल बाद ही यानी जून 2025 में ही इनको कह दिया गया कि अभी आप जाओ और किसी हम दूसरे को ढूंढेंगे, मतलब ये जाएंगे तभी तो रिप्लेसमेंट होगा ना, किसी और को ये लोग हायर करेंगे। तो इन्होंने 2 जुलाई को इस्तीफा दे दिया है जैसा कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के साथ अपनी सहमति न बन पाने के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया हुआ है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की अगर बात करें हम लोग तो स्थापना हुई थी कब, 1937 में हुई थी। AIFF इसका फुटबॉल मतलब फुल फॉर्म है। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। कल्याण चौबे की अगर बात करें तो ये इसके अध्यक्ष हैं। ये आपको क्लियर है। अगर हम संन्यास की बात करें, प्रमुख इस्तीफा और संन्यास अभी रिसेंट में, तो एक बार हम इन्हें रिवाइज करते हैं। जैसा कि मनोलो मार्कवेज आप समझ गए, भारतीय फुटबॉल टीम के हेड कोच थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब दूसरा श्री कृष्ण हरिहर शर्मा, ये कर्नाटक बैंक के MD और CEO हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया हुआ है। शेखर राव कर्नाटक बैंक के कार्यकारी निदेशक, जो कि इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। अब निकोलस पूरन की बात करें तो ये वेस्ट इंडीज के दिग्गज बल्लेबाज और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। यहीं पर पीयूष चावला जो भारतीय क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर के सभी प्रवर्गों से संन्यास लिया हुआ है। यहीं पर ग्लेन मैक्सवेल की बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं एंड वनडे इंटरनेशनल ODI क्रिकेट से संन्यास लिया हुआ है। एलन मस्क सरकारी दक्षता विभाग, जो कि आप जानते हो, डोजे प्रमुख से इस्तीफा दे दिया है। यहीं पर इन्होंने एलन मस्क की बात हो रही है। विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। कैंपबेल विल्सन की बात करें तो ये एयर इंडिया के CEO और चेयरमैन के पद से इस्तीफा दिए हुए हैं। विश्व आर्थिक मंच, ये क्लास थाओ जो है इन्होंने दिया है किससे, WEF के जो संस्थापक अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। 2025 में RBI के नए कार्यकारी निदेशक कौन बनाए गए? तो जैसा कि अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ये जुलाई 2025 में अब बनाए गए हैं RBI के नए कार्यकारी निदेशक। ये न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इसके नए कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं। क्वेश्चन है आपका, तो रामचंद्रन केशवन जो कि इनको अपॉइंट किया गया है RBI में। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक है। ये मुद्रा छापने का अधिकार भी इसी के पास है। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। और 1 जुलाई 2025 के इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे केशव रामचंद्रन। ये प्रधान मुख्य महाप्रबंधक के रूप में भी कार्यरत थे जैसा कि इससे पहले, और केनरा बैंक के विदेशक भी थे। अब RBI के प्रतिनिधि के रूप में 5 साल की सेवा दे चुके हैं। RBI की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। हेडक्वार्टर जो कि मुंबई में है। गवर्नर हैं अभी वर्तमान में संजय मल्होत्रा जो कि 26वें नंबर के हैं। अभी इनकी अध्यक्षता में ही MPC की बैठक हुई थी, मॉनिटरी पॉलिसी, कौन सी, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक। और रेपो रेट को घटा करके जैसा कि कितना किया गया है, 5.5%, मतलब 5.5% कर दिया गया है। तो आज के टाइम पर अगर हम बात करें, रेपो रेट है कितना, 5.5%। और वहीं पर अगर हम रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो 3.35% है। RBI की स्थापना हुई थी जैसा कि 1 अप्रैल 1935 में। और सबसे पहले अध्यक्ष जो बनाए गए थे कौन, ओसबॉर्न स्मिथ। ओसबॉर्न स्मिथ सबसे पहले अध्यक्ष थे, जो मतलब गवर्नर थे। और भारतीय गवर्नर की अगर बात करी जाए तो पहले गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ। पूछा जाएगा कि पहले RBI के गवर्नर कौन है, तो आपको क्या बताना है, ओसबॉर्न स्मिथ थे। लेकिन अगर यहीं पे थोड़ा सा डिकीप करके पूछ लिया जाएगा कि पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे, मतलब गवर्नर कौन थे, CD देशमुख बताना है आपको। CD देशमुख जो है ये RBI के पहले भारतीय जैसा कि गवर्नर कहे जाएंगे। पहले भारतीय हैं तो गवर्नर थे पहले यहाँ पर। अब आगे चल करके 1 जनवरी 1949 में RBI को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया इसका, क्योंकि तब देश आजाद हो चुका था। और RBI की जो प्रमुख सारी पिछली अगर हम दिनों में हम बात करें, प्रमुख नीतियां भी जो हुई हैं उनको एक बार हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि पराग जैन को जैसा आप जानते हो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा का नया सचिव नियुक्त किया गया है। अब जोजियाबाई ACI और संरचना निवेश बैंक की अध्यक्ष हैं। रिंकू सिंह उत्तर प्रदेश में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाए गए।
क्रिस्टी कॉन्ट्री आईओसी की इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष बनी हुई हैं। सुब्रमण्यम रमन पीएफआरडीए के अध्यक्ष बने हैं। जी संपत कुमार निपॉन कोई इंडिया के अध्यक्ष। और अनुराधा ठाकुर की अगर बात करें तो ये सेबी की सदस्य बनी है। अलियावती लौंग कुमार उत्तर कोरिया में भारत की राजदूत बनी। यशस्वी सोलंकी की बात करें तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की एडी कैंप बनी हुई हैं। हाल ही में भारतीय खो खो महासंघ केकेएफआई के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो भारतीय खेल की बात हो रही है। खो खो महासंघ के अध्यक्ष बना दिए गए हैं अभी सुधांशु मित्तल। सुधांशु मित्तल देखिए, ये बीजेपी के लीडर है और इनको जैसा कि किया गया है दोबारा से प्रेसिडेंट बनाया गया है खो खो महासंघ का। इंडियन खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का तो गोविंद शर्मा को कोषाध्यक्ष बनाया गया है और इनका अध्यक्ष बनाया गया है इनको किसको बनाया गया? सुधांशु मित्तल जी को अध्यक्ष बनाया गया है। 1955 में केकेएफआई की स्थापना हुई थी, जैसा कि इनकी स्थापना की गई थी और उपकार सिंह वर को सचिव बनाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो जैसा कि 2025 की बात आई है और भारत किस स्थान पर इंडेक्स एंड रैंकिंग, जैसा कि हम आपको बताएं तो इस बार जैसा कि जो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत है कौन से नंबर पर? तीसरे नंबर पर आ चुका है। भारत देश की बात हो रही है। तो क्योंकि जुलाई में हम आ गए हैं और जुलाई में जैसे ये ग्लोबल इंडेक्स आई हुई है तो भारत आ गया है तीसरे स्थान पर। इसमें क्या यूनिकॉर्न इंडेक्स का मतलब क्या है? इसमें यूनिकॉर्न्स की संख्या के मामले में अगर देखा जाए तो देशों की रैंकिंग क्या हो गई है ये बताया जाता है। ठीक, अब यूनिकॉर्न्स होता क्या है? यूनिकॉर्न्स एक ऐसे स्टार्टअप को कहते हैं जिसकी मार्केट जो वैल्यू होती है, वैल्यूएशन, वो $1 बिलियन को क्रॉस कर जाती है। $1 बिलियन की बात हो रही है। अगर क्रॉस कर जाती है कोई भी ऐसा स्टार्टअप हो तो उसे कहेंगे कि स्टार्टअप हो गया है यूनिकॉर्न स्टार्टअप। ऐसे ऐसे यूनिकॉर्न सबसे ज्यादा किस किस देश में है, इसको लेकर के रैंकिंग जारी की गई है। इसमें पता चला कि भारत पहुंच गया है तीसरे स्थान पर। अमेरिका टॉप पर बना हुआ है, सेकंड स्थान पर है चाइना और भारत है तीसरे स्थान पर यूनिकॉर्न के साथ। अगर संख्याओं में बात करें तो अमेरिका के पास 758 स्टार्टअप ऐसे हैं जिनकी मार्केट वैल्यूएशन जो है वो 1 बिलियन प्लस है, मतलब प्लस है प्लस। चाइना में अगर बात करें तो 343 है और अगर भारत की बात करें तो 64 यूनिकॉर्न है आज के टाइम पर। कितनी? 64 यूनिकॉर्न है इसमें। अब जैसा कि हम आपको बताएं कि पहले थोड़े टाइम पहले ही 67 यूनिकॉर्न कंपनियां थी, बिल्कुल, लेकिन अभी क्या है भारत के, लेकिन आपने आपको देखा होगा कि जो बहुत सारी कंपनियां हैं वो उनका दिवालिया भी हुआ है, बैकफुट पर आई है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ये बायजूस वगैरह को आप देख लो, ये अर्थ से फर्श पर आ गए, तो इसलिए बहुत सारे यूनिकॉर्न घटे भी हैं। तो अभी जो प्रेजेंट की बात करें तो वो 64 हैं, 64 हैं जो कि भारत में यूनिकॉर्न कंपनियां 2023-24 में थे भारत में, जैसा कि। तो अब कुल संख्या जो कि आप जानते हो ये 1523 पहुंच गई है, पूरे विश्व भर की बात हो रही है। और अगर सिटीज में बात किया जाए तो सिटीज की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है 199 है टोटल, न्यूयॉर्क में 142, बीजिंग में तीसरा सबसे ज्यादा जो कि यूनिकॉर्न वाला शहर है 91 के साथ। और भारत में अगर बात करें तो टॉप 3 यूनिकॉर्न सिटीज हैं बेंगलुरु, मुंबई और गुरुग्राम। अगर ये इंडेक्स और रैंकिंग की हम एक बार बात करें तो एक बार इन्हें भी रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि हमने जो पिछले कुछ महीनों में आई हुई है। तो देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में जो भारत है वो कौन से नंबर पर है? 115वें पर। अब एसडीजी रैंकिंग आई है, इसमें पहली बार भारत जो है टॉप 100 में एंटर किया हुआ है, 99वें स्थान पर रहा है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा संस्थानों के मामले में चौथे पर है भारत। इंटरनेशनल जैसा कि हमारा जो एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट में विद्युत उत्पादन के मामले में भारत तीसरे पर है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 71वें पर और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में हम लोग अब पहुंच गए हैं 131वें पर, 131 पर है। जैसा कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स सीसीपीआई में कौन से नंबर पर है? 10वें नंबर पर। यूएनडीपी की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 130 पर और ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में अगर बात करें तो 118 पर। मुक्त भाषा फ्री स्पीच इंडेक्स में 24वें स्थान पर है भारत है। जैसा कि अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है?
अब तक तो आपने जैसा कि पुरुष क्रिकेटर में कई लोगों को देख लिया होगा कि तीनों फॉर्मेट में वो शतक लगा चुके हैं, लेकिन पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन चुकी हैं आप जो तीनों फॉर्मेट में शतक लगाई हुई हैं। तो क्रिकेट के वो हैं स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना जो है ये T20 में, ODI में और टेस्ट में तीनों में ही भारत के लिए शतक लगा चुकी हैं, सेंचुरी लगा चुकी हैं और ये बन गई हैं फर्स्ट। इंग्लैंड के खिलाफ अभी नटिंगम में इन्होंने ये बात करें तो 62 गेंदों में 172 रन बनाए। केवल अब तक 5 महिला क्रिकेटरों ने ही दुनिया भर में शतक लगाए हुए हैं तीनों फॉर्मेट में। तो उन 5 में से एक भारत की भी है जैसा कि स्मृति मंधाना, और एक रिकॉर्ड बना जैसा कि स्मृति मंधाना का और शेफाली वर्मा। दोनों के बीच में सबसे ज्यादा रनों की साझेदारी हो रही है गई है, जैसा कि अब तक सबसे ज्यादा जो रनों की अगर बात करें साझेदारी के मामले में किसी भी महिला के द्वारा, तो महिला क्रिकेटर में इन दोनों जोड़ी ने अपने सबसे ज्यादा रन बनाए हुए हैं और इनमें 2724 रन की साझेदारी इन लोगों के नाम पर है जैसा कि हो गई है। मतलब ये दोनों बात करें तो टोटल आज तक में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, साझेदारी के रूप में बात कर रहे हैं। ये हेली और ब्रेथ मुनि का रिकॉर्ड तोड़ी है। जुलाई 2025 में किस समाज सुधारक के नाम पर जो राष्ट्रीय लोक सहयोग एवं बाल विकास संस्थान जैसे कि NIPCCD का नाम बदल गया। तो जैसे कि लोक सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम अब बना है किसके नाम पर? सावित्रीबाई फुले जी के नाम पर रख दिया गया है। तो ये आप जानते हो कि जो भारत की पहली महिला शिक्षिका कही जाती हैं, तो सावित्रीबाई फुले समाज सुधारक थी और ये भारत की पहली महिला शिक्षिका भी थी। इनको इनके अधिकारों को यहाँ पर जैसे हम बात करें तो वो सम्मानित करने के लिए इनके नाम पर राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान का नाम कर दिया गया है। अब इनका नाम होगा सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान किसके द्वारा घोषणा की गई है? तो इसकी घोषणा की गई है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इनकी घोषणा कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को कितने महीने की सजा सुनाई गई? तो अपदस्थ जैसे कि प्रधानमंत्री है शेख हसीना। अब आपको बता दें शेख हसीना जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं बांग्लादेश की, अभी तो भारत में है, भारत में शरण लेकर आई हुई हैं। 5 अगस्त 2024 को ये वहां से भाग कर आई थी क्योंकि इनको उनकी सत्ता पलटने की, कुर्सी छीनने की कोशिश की गई थी बांग्लादेश में। तो इनको अब वहां की कोर्ट ने, वहां के जो न्यायालय ने 6 महीनों की सजा सुनाई है। पहली बांग्लादेशी प्रधानमंत्री होने वाली हैं वहां के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो कि सजा सुनाई गई है इनको तो खैर अभी तो जैसे हम बात करें यहीं पर है भारत में ही, अभी ये गई तो नहीं है वहां पर इनके ऊपर लगभग 200 से ज्यादा ऊपर के मुकदमे लगाए गए हैं। 200 से ऊपर के लोगों की, आसपास जैसे लोगों की जो है इनके ऊपर क्या है, मतलब इनको इनसे शिकायत है। किससे शिकायत है? शेख हसीना जी से बात हो रही है। तो अब इनको जैसा कि क्या किया है, इनको हत्या कराने के ऊपर आरोप भी लगाया गया है कि ये इन्होंने अब इनके बीच का एक ऑडियो वायरल हो जाता है। कैसा ऑडियो कैसे वायरल होता है? उसमें ये कहते हुए पाई गई हैं, जब इनको कहा जाता है कि आपके ऊपर ना 227 लोगों की हत्या का आरोप लगा हुआ है, तो इन्होंने क्या कह दिया कि चलो मतलब 227 गुना भी हम कर सकते हैं। इस बात को लेकर के इशू बना करके वहां पर इनको सजा सुनाई गई है और अदालत की अवमानना करना ये कारण बताया गया है इनका। तो बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री हैं अभी के टाइम पर, कार्यवाहक वहां पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो देख रेख कर रहे हैं, वहां की केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनकर वो हैं मोहम्मद यूनिस, उनका भी नाम याद रखना। अब इनकी पार्टी का जो नाम है आवामी लीग। जब से इनकी जो सत्ता गिरी है जैसे कि शेख हसीना की, तो बहुत सारी वहां की चीजों में बदलाव आया है, चेंजमेंट हुआ है, पूरा सब कुछ सिनेरियो बदला हुआ है बांग्लादेश का। तो बांग्ला जैसे कि इनके पिताजी का नाम था जो शेख मुजीब उर रहमान, जिन्हें बंगबंधु भी कहते थे, वो राष्ट्रपिता वहां के कहे जाते थे। उनकी हर प्रकार की वहां पर जो निशानियां मिटाई गई हैं। अभी रिसेंटली वहां के जो नोट से जो वहां की जो 1000 टका की या 20 टका की या 50 टका की जो नोट थी, उनसे भी उनकी फोटो भी हटा दी गई है। ये ही डेवलपमेंट है जैसा कि वहां का, कहाँ का, बांग्लादेश की बात हो रही है। ये बांग्लादेश जो कि हमारा भारत का पड़ोसी देश है, ढाका राजधानी होती है, टका इसकी मुद्रा होती है और देश जो है एशिया में पड़ता है। हमारा हाल ही में शहरी स्थानीय निकाय अध्यक्षों के पहले जो राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आयोजन हुआ है जैसा कि अध्यक्षों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन की बात हो रही है। इसका आयोजन किया गया है हरियाणा के गुरुग्राम में। देखो ये शहरी स्थानीय निकाय के अध्यक्षों का था
और इसका भी उद्घाटन किया गया है ओम बिरला जी ने, जो कि भारत के लोकसभा के अध्यक्ष हैं। इन्होंने ही अभी कुछ दिन पहले प्राक्कलन समितियों के सदस्यों और अध्यक्षों की सम्मेलन का एक उद्घाटन किया था। वो मुंबई में आयोजित किया गया था, बताया था आपको हमने। और जैसे कि प्राक्कलन समितियों का जो सम्मेलन हुआ है वो भी मुंबई में हुआ है, और ये वाला शहरी स्थानीय निकाय के अध्यक्षों का जो सम्मेलन है ये हुआ कहाँ पर, गुरुग्राम हरियाणा में। तो दोनों की अध्यक्षता, दोनों का उद्घाटन ओम बिरला जी ने किया हुआ है और लोकसभा स्पीकर हैं ये, और अवधि 3 और 4 जुलाई की थी। जैसा कि अगला क्वेश्चन, हाल ही में 10वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की जो बैठक है ये कहाँ आयोजित हुई है? तो क्वाड की बात हो रही है, क्वाड जो कि विदेशी मंत्रियों की बैठक हुई है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बैठक थी क्योंकि इस बैठक में भारत ने अच्छे तरीके से कंडेम करवाया है सभी सदस्यों से पहलगाम टेरर अटैक का। और वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के क्वाड समिट हुई है, क्वाड के विदेश मंत्रियों की समिट थी, और ये आपको ध्यान रहे कि क्वाड समिट की मेजबानी इस बार भारत कर रहा है, और ये क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक थी, इस साल की दूसरी बैठक थी, और ये आयोजित हुई है वॉशिंगटन डीसी में। भारत के विदेश मंत्री जो कि एस जयशंकर साहब यहाँ पर गए हुए थे। इसमें जो कि SCO की जो तरह मतलब शंघाई जो कॉर्पोरेशन था ऑर्गेनाइजेशन की तरह, ऐसा नहीं हुआ है कि पहलगाम टेरर अटैक पर चर्चा नहीं हुई हो। इसमें पहलगाम टेरर अटैक को सभी सदस्यों ने कंडेम भी किया हुआ है। और क्वाड में आप जानते हो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA हैं। तो इन 4 देशों ने पहलगाम में जो हुए टेरर अटैक को उसका विरोध भी किया है। SCO में जैसे क्या हुआ था ना, चाइना पाकिस्तान मिली मार खेले थे। भारत में जैसे इसलिए SCO के डिक्लेरेशन पर जो ज्वाइंट स्टेटमेंट निकला हुआ था उस पर साइन करने से मना कर दिया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, क्योंकि इसमें पहलगाम टेरर अटैक की बात नहीं की गई थी। वहीं उल्टा बलूचिस्तान में टेरर अटैक की बात की गई थी, जो कि पाकिस्तान की ट्रेन हादसा हुआ था उसका। तो इसलिए भारत वहां पर नहीं किया था साइन, यहाँ पर बढ़िया से कंडेम किया गया है। और यहाँ पर बड़ी डेवलपमेंट रही, विदेश मंत्री एस जयशंकर गए थे। 7वां क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी भारत कर रहा है। तो ये थे साथियों आज के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन भी कर लेना, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।